बहुत सारे वॉर हीरोज के बारे में हमने रेडियो सिटी पे बात की है। हमारे साथ आप कई सारे वॉर हीरोज की कहानियां सुनते हैं, लेकिन आज जो कहानी हम लेकर आए हैं ये उस वॉर हीरो की है, कारगिल के उस फाइटर की है जिसे टाइगर ऑफ द्रास कहा जाता था। आज जो एक खास दिन है, कारगिल विजय दिवस, आज की शौर्यता, आज की वीरता, आज का इतिहास अपने आप में इसलिए बहुत ज्यादा अनूठा है क्योंकि हर एक चप्पे की एक अलग कहानी है। उसी में से एक खास दास्ता, एक खास कहानी है द्रास की। ये पूरा वॉर हिस्ट्री मेरे साथ लेकर बिल्कुल स्टूडियो में मौजूद है हिम्मत सिंह शेखावत सर। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर, फर्स्ट ऑफ ऑल। और एक बहुत ही कमाल की बुक इन्होंने लिखी है टाइगर ऑफ द्रास, जिसमें उस सबसे बड़े हीरो की बात की गई है जो बहुत कम उम्र में उन्होंने देश के नाम इतना बड़ा जज्बा दिखाया कि उन्हें सेना के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया। और जब भी उनकी बात करते हैं तो एक कह लीजिए कि एनर्जी जो है वेन्स में आपके बहने लग जाती है, आपका सीना जो है गर्व से फूल जाता है। नन अदर देन कैप्टन अनुज नायर। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि ये जो किताब है, ये जो बुक है द टाइगर ऑफ द्रास, आपने क्यों चूज किया कि कैप्टन अनुज नायर के ऊपर ही आपको बुक लिखनी है? क्योंकि देयर आर सो मेनी हीरोज जिनके बारे में आप सोच सकते थे, कह सकते थे, बता सकते थे। आपका जो पॉइंट है कि मैंने ये कैसे डिसाइड किया इस बुक के बारे में, सो एक बहुत छोटी सी कहावत है कि इट इज़ नॉट you who choose the destiny, there are at times the destiny chooses you. So मेरा एक राष्ट्रीय राइडर्स एक ग्रुप है, हम एक बाइक राइड पे जा रहे थे एंड उस बाइक राइड का उद्देश्य औचित्य यही था कि हम भारतीय सेना के जो शहीद जवान हैं, ऑफिसर्स हैं, उनकी फैमिली को मिले, उनको धन्यवाद कर सके। बिकॉज मेरा मानना है कि इसके ज़्यादा हम कुछ कर नहीं सकते, एक ग्रैटिट्यूड दिखा सकते हैं एज अ नेशन। सो ये हम एक राइड कर रहे थे और हम कैप्टन विक्रम बत्रा के घर से निकले थे और हमको कैप्टन अनुज नैयर के घर पे जाना था जी। बट बिकॉज वो एक एक्सटेंडेड वीकेंड था, हम कुछ डिले चल रहे थे, तो इवेंचुअली हम उनके घर पे करीब 11 साढ़े 11 बजे पहुंचे। बहुत थके हुए थे, आप भी जानते हैं बाइक राइड करते हैं तो आदमी की बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है। तो उनकी माँ ने हमारे लिए बहुत स्वादिष्ट खाना बनाया हुआ था। सो हम अपने आप को रोक नहीं पाए, हमने वो खाना खाया और उसी टाइम एक ये जर्नी स्टार्ट हुई। शायद अनुज नैयर साहब जब 6 जुलाई को जब लड़ रहे थे कारगिल में, तो मैं दर्शकों को बता दूं, सुनने वालों को, कि उन्हें 3 दिन से कुछ नहीं खाया था। बट हम उन्हीं के घर पे खाना खा रहे थे क्योंकि हम एक देश के सैनिक के घर पे वहां बैठे हुए थे उनकी वीर गाथा को सुनने के लिए। तो फिर हमने जो लेटर्स पढ़े उनसे हम इमोशनली इतने इंक्लाइंड हुए कि वी थॉट ऑफ राइटिंग अ बुक। ये जर्नी इतनी आसान नहीं रही है बिकॉज इसमें हर चीज़ कवर की गई है। इनफैक्ट हम उस पिंपल कॉम्प्लेक्स जो कि द्रास सेक्टर सब सेक्टर में है कारगिल के, उस पीक पे भी हम चढ़े हैं। वो इसलिए चढ़े हैं समझने के लिए कि हमारे देश के सैनिकों को कितनी मुश्किलात का सामना महसूस करना पड़ा होगा। हमारे सामने कोई दुश्मन नहीं था उस टाइम में, उनके सामने सेम उसी वेपन के साथ में, AK-47 के साथ में पाकिस्तानी इंट्रूडर्स थे। ये भारतीय सेना का जज्बा है जिसने हमें वो पीक वापस दिलाई। सो हेंस ये सारी चीज़ें हैं जो इस बुक के द्वारा बताई गई हैं। आशा करता हूँ कि यूथ इसको पढ़े और समझे कि बुद्धिजीवियों की तरह AC में बात करने से बेहतर और भी बहुत सारी चीज़ें जो कि हमारे देश के सैनिक या फिर जो भी अच्छे लोग करते हैं। शायद ये वॉर ऐसा वॉर था जिसको इंडियन मीडिया ने पहली बार ब्रॉडकास्ट भी किया था। आई थिंक टीवी पे सब लोग इसको देख रहे थे, सारी इन्फॉर्मेशन लाइव लोगों को मिल रही थी और एक साइलेंट अटैक था ये। आर्मी को नहीं पता था, बॉर्डर्स में नहीं पता था, वहां पे कारगिल में नहीं पता था कि ये हमला हमारे ऊपर हो रहा है। एकदम से हमला हुआ लेकिन फिर भी हमने ये वॉर जीता। तो ये कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। तो इसके बारे में जानते हैं सबसे पहले कि ये वॉर शुरू कहाँ से हुआ। ये मई की बात है 1999 की। उससे पहले ये प्रिंसिपली दोनों आर्मी में एग्रीड था कि जब भी सर्दियां आएंगी तो दोनों नीचे उतर जाएंगी अपनी अपनी पीक से, और ये काफी सालों से चलता आ रहा था। तो उनने वापस गद्दारी करी, उनने अपनी पीक्स ना छोड़ते हुए उनने पीक्स नहीं छोड़ी और अपने आप को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लिया। क्योंकि वो जो पूरा सर्दी का टाइम था, दे स्टार्टेड हैविंग देयर ओन वेपन्स, पूरा MMGs एंड सब जो हैवी मशीनरीज होती हैं वो प्लेस करनी स्टार्ट कर दी। अब जैसे ही हम वापस मई में आते हैं तो एक कुछ बकरवाल थे वहाँ के कश्मीर वैली के, उनको ऐसा मूवमेंट सा नजर आया कि ऐसे अचानक से ये मूवमेंट चल रहा है जो कि पाकिस्तान इंट्रूडर्स थे। उन बकरवालों ने हमको बताया तो हमने सोचा होंगे कुछ मुट्ठी भर कुछ नफरी होगी कुछ इन लोगों की। 4 जाट के जवानों ने को भेजा गया पेट्रोल पार्टी में। आई एम श्योर आप लोगों को ध्यान होगा कैप्टन सौरभ कालिया साहब के बारे में। वो और उनके 5 जवान जब पेट्रोल पार्टी पे गए स्कर्दू के पास में, तो उनको बंदी बना दिया गया। और मेरे बहुत तकलीफ होती है ये सब बात बोलने में कि उनको 22 दिन तक टॉर्चर किया,
उनकी आंखों में गरम सरिये की रॉड डाली गई, कान में गरम सरिये की रॉड डाली गई, 20 के 20 नाखून निकाले गए जिंदा बच्चे के, हुज एज वाज ओनली 22.5 years। उनकी हड्डियां तोड़ी गई। इनफैक्ट मैं उनके पेरेंट्स से मिला, उनकी माँ से मिला, उनके फादर से, उनके छोटे भाई से। उनने बताया कि जब उनकी लाश को हमने जलाया तो अपन बोलते हैं ना, मुट्ठी भर के कीलें निकली थी उसके अंदर से। आप सोचिए इस कदर उनको टॉर्चर किया गया। उनके साथ में जो 5 जवान थे उनको भी इसी तरतीब से टॉर्चर किया गया। सो ये कभी भी एक सिविलाइज्ड फौज, एक मॉरल फौज नहीं कर सकती। तो हमने स्टार्टिंग में मल्टीपल ऑपरेशंस रन किए, बिकॉज हमको उनकी तादाद नहीं पता थी किस किस जगह पे वो बैठे हैं। जैसे जैसे हमको मालूम चलता रहा, हमने हमारे जो हेलीकॉप्टर्स होते हैं मी-17 एयरफोर्स की तरफ से, वो भी हमने लॉन्च किए। सफ़ेद सागर ऑपरेशन लॉन्च किया। जब हमारी ट्रूप्स आगे गई, बहुत हमको नुकसान हुआ। तो सबसे पहले कैप्चर किया गया था वो तोलोलिंग टॉप को किया, जो टूरा अजरफ ने किया। तो हेंस अब हमारा सिक्का थोड़ा सा मजबूत होता जा रहा था। और ये सब चीज़ें बहुत टाइम लगा, इसको 2-3 महीने लगे। बहुत सारी आपने यूनिट्स का नाम सुना होगा, 17 जाट का नाम सुना होगा, 18 ग्रेनेडियर्स का नाम सुना होगा, या फिर मैं पीक्स के बताता, जैसे टाइगर हिल का नाम सुना होगा। ये जो पीक्स है ना सर, ये काबू में आ ही नहीं सकती थी, रिकैप्चर हो ही नहीं सकती थी। कभी मौका पड़े आप कारगिल की तरफ जाइएगा, आप देखेंगे आपका खुद का सर चकरा जाएगा कि यहाँ पर लड़ाई हो सकती है क्या। बट ये हमारी फौज का जज्बा है। एक कहावत है सर, इट इज नॉट द वेपन विच मेक्स द आर्मी स्ट्रॉन्ग, इट इज द मेन बिहाइंड द वेपन मेक्स द आर्मी स्ट्रॉन्ग। टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी, और जो एमुनिशंस नीचे से ऊपर भेजे जा रहे थे उनको लेकर भी वही जवान चढ़ रहे थे। और क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी ऑलरेडी ऊपर थी, तो वो एक प्रेशर हमारे ऊपर था भी सही, लेकिन उसके बावजूद भी, जैसे मैंने कहा कि हमारे जवान कम थे, उनके जवान ज़्यादा थे, लेकिन जोश हम में ज़्यादा था, वतन के लिए मर मिटने का जज्बा हम में ज़्यादा था, साहस हम में ज़्यादा था। और यही साहस कारगिल हमें वापस दे गया। जैसा सर ने बताया कि जो पीक्स थे वो जीतना इतना आसान नहीं था, किसी को देख के लग ही नहीं सकता कि आप उसको जीत सकते हो। ऐसे ही एक वीर कह लीजिए, ऐसे ही एक सपूत जिन्होंने भारत के लिए अपना बलिदान दिया, कैप्टन अनुज नैयर। तो क्योंकि आपने ये पूरी बुक लिखी है और आप उनकी लाइफ के हर एक पहलू से जुड़ चुके हैं, कहाँ से उनकी शुरुआत हुई, क्या वो शुरू से ही आर्मी ज्वाइन करना चाहते थे या कोई और उनके दिमाग में प्लान था अपने फ्यूचर को लेके? 23 साल एक बहुत ही नेसेंट स्टेज होती है। वैसे अगर मैं मेरी कहूँ तो मुझे पता भी नहीं था कि एग्जैक्टली करना क्या होता है 23 साल में। बट ये वही शख्स हुए जो 23 साल में, और ना सिर्फ यही नहीं, और भी बहुत ऐसे हमारे जांबाज सिपाही रहे हैं जो कि 22 साल 23 साल में उनने जान दे दी है। देखिए, अनुज नैयर सिंपल एक बच्चा था जो कि आर्मी पब्लिक स्कूल में पढ़ता था, माँ बाप से बहुत प्यार करता है जैसे अपन सब करते हैं। बट वो थोड़ा से एडवेंचरस थे इन टर्म्स ऑफ, उनके जो दादाजी थे वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में लड़े हुए थे। उनके फादर को एयरफोर्स में जाना था, बट वो जा नहीं पाए थे। तो कहीं ना कहीं शायद बचपन से उनकी एक चीज़ रही होगी कि मेरे को फौज में जाना है, बट इतना कुछ स्ट्रांगली नहीं था। बट जैसे आर्मी पब्लिक स्कूल में जब जाते हैं आप, तो आप देखते हैं कि आर्मी ऑफिसर्स के बच्चे जब आते हैं, उनको लेने जब आर्मी यूनिफॉर्म में पहन के आते हैं, तो शायद वो एक इंक्लिनेशन उनके जहन में आया होगा। बट उसके बाद में वो स्पोर्ट्स में अपने आप को बहुत उन्होंने मास्टर कर लिया था। अब जब स्पोर्ट्स में आप मास्टर कर लेते हो तो आप में कहीं ना कहीं डिसिप्लिन सा आ जाता है ज़िंदगी को लेकर। अब वो डिसिप्लिन प्लस आर्मी पब्लिक स्कूल प्लस लोगों को यूनिफॉर्म में देखना प्लस आपके बैकग्राउंड में भी फौज है, तो वो एक कहीं ना कहीं उनका एक डिसीजन बना था फौज ज्वाइन करने का। सो ये जो बुक जो है ना, ये ट्रांसफॉर्मेशन की है। कैसे एक प्यारा सा बच्चा, कैसे वो स्पोर्ट्स में बनता है, कैसे वो अपने छोटे भाई के लिए बहुत प्रोटेक्टिव होता है, कैसे वो नेशनल डिफेंस एकेडमी में जाता है, कैसे वो वहाँ पर ट्रेनिंग लेता है, कैसे वो अपने जो साथ में कोर्समेट्स हैं उनको साथ में रखता है। कारगिल में जब आप इसकी स्टोरी को पढ़ेंगे, जब उनने जो एक्शंस किए थे, एक मर्तबा मैं आपको छोटा सा किस्सा बता देता हूँ। क्रॉलिंग कर रहे थे और वो कंपनी कमांडर थे। तो कंपनी कमांडर के पास में AK-47 होती है और बाकियों के उस टाइम में SLR थी, सेल्फ लोडिंग राइफल। AK-47 एक बहुत ही शानदार वेपन है। आप उसको 1 साल तक पानी में डाल के रखेंगे, बाहर निकालिए, साफ कीजिए, कॉक कीजिए एंड फायर कीजिए। SLR में थोड़ी सी समस्या होती है। सो जब क्रॉल कर रहे थे तो SLR में जवानों के मिट्टी अंदर चली जाती है, उसमें SLR में तो कॉक नहीं हो पाती है। तो ये आप सोचिए, ऊपर पाकिस्तानी बैठे हैं और आप पे फायर किए जा रहे हैं। इनके पास AK-47 है जो कि सिर्फ अभी ऑपरेशनल है। उनने अपनी बंदूक भी अपने सैनिक को दे दी, बोला तू देख, मैं अपना आप देख लूंगा। इधर से उधर भागते हुए ग्रेनेड फेंक रहे थे वो लोगों पे। ही वॉज नॉट डेस्टिन्ड टू एक्शन, बट ऑब्वियसली डेस्टिनी हैज अदर प्लान टू पोर्ट्रे। तो ये रिजर्व में थे। हिज रोल वॉज ओनली टू हैव अ बैकअप सपोर्ट फॉर टीम।
अब ये जो चार्ली कंपनी में, आप सोचिए कैसे चीज़ें डिसाइड होती है, कैसे आपकी 23 साल की उम्र में आपकी ज़िंदगी का फलसफा, बहुत लोग 23 साल के हैं अपने संसार में, पर कुछ लोगों को जाना जाता है 23 साल की उम्र। भगत सिंह साहब एक एग्जाम्पल है। जब इनको वो डेस्टिनी आई, तब इनके जो कंपनी कमांडर थे, जब वो क्लाइंब कर रहे थे तो वो घायल हो गए, उनके पाँव में स्प्लिंटर लग गया। अब ये थे 2IC, रिजर्व में थे बट उसी कंपनी में आ गए थे, उसके बाद में 2IC थे, अब ये खुद कंपनी कमांडर बन जाते हैं। ओके। सो आप सोचिए, ये नीचे थे जब इनको अभी इनको एक्सपीरियंस नहीं था, वॉर का एक्सपीरियंस नहीं था, अभी नौकरी भी इनकी 1.5-2 साल की हुई थी, तो ज़्यादा कुछ एक्सपीरियंस नहीं था, पर जज्बा तो पूरा था इनके अंदर। सो ये रात को 2 बजे चढ़ते हैं, तो सबसे पहले इनका काम होता है कि जितना स्टिल्थ अटैक कर सकें, यानी मतलब कि चीता की तरह अटैक कर सकते हैं, एक टाइगर की तरह अटैक कर सकते हैं। इनका नाम टाइगर ऑफ द्रास रखा गया कि दूसरे आदमी को नहीं पता चले कि पहला को मैंने न्यूट्रलाइज कर दिया गया। तो इन्हें सबसे पहले जो संतरी लगा हुआ था पाकिस्तान का, उसको इन्हें गला रेंद के मारा इनने। उसके बाद में ये क्लाइम करते गए, इनने फाइनली इस पूरे अटैक में 4 बंकर डिस्ट्रॉय करे हैं, 9 पाकिस्तानी ट्रूप्स को, इंट्रूडर्स नहीं, ट्रूप्स को इनने खुद ने मारा है, बिकॉज आई हैव सीन दी फोटोग्राफ्स एंड एवरीथिंग, इनने खुद ने मारा है। उसके बाद में चौथे बंकर को जब डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो सुबह 5:10 के आसपास में वहां पर इतना वो हार्ड बंकर बनाया हुआ था, आप सोचेंगे जैसे घर बनाया हुआ प्रॉपर, ऐसा घर बनाया हुआ। तो इनने हर तरीके से कोशिश कर ली, फायर करके कोशिश कर ली, ग्रेनेड दाग के कोशिश कर ली, RL होता है रॉकेट लॉन्चर, उसके थ्रू कोशिश कर ली, पर कुछ हुआ नहीं। फिर ये बहुत ज़्यादा फ्यूरियस हो गए, बिकॉज इनको वो पीक को उसी टाइम कब्जे में लेना था। बहुत ज़्यादा फ्यूरियस हो गए, बट फिर अब इनने क्या किया, अब इनने सब कुछ छोड़ दिया, बोला अब मैं खुद अंदर घुसूंगा इसके अंदर, चाहे कुछ भी हो जाए। और उस टाइम में 5:10 इतनी हाइट पे, 17,000 फीट पे, ऑब्वियसली सूरज की रोशनी आई जाती है, तो ये आइडेंटिफाई होने लग गए, बट गोलियां चल रही थी, इधर से उधर दौड़ते हुए पहुंचे। तो इनको लास्ट में एक RL का फायर लगा यहाँ पर गले पे, लेफ्ट हैंड साइड पे, और इनकी गर्दन हट गई थी, ऑन द स्पॉट इनकी डेथ हो गई थी। बट अगर इनने शहादत नहीं दी होती ना, तो शायद और लोग भी हमारे जान गंवा देते हैं। एक ब्रेवरी मुझे लगता है कि इनके पेरेंट्स के मन में भी रही होगी, क्योंकि जब भी कोई बच्चा ये डिसाइड करता है कि मुझे आर्मी में जाना है, तो सबसे पहला क्लिक दिमाग में यही होता है कि आर्मी में जाएगा तो कभी ना कभी धरती तो पुकारेगी जी। तो वो ब्रेवरी मुझे लगता है कि कैप्टन अनुज नैयर के पेरेंट्स में भी थी। भारतीय सेना की जो सिखलाई है, जी। जो थॉट प्रोसेस है, द वे दे आर ट्रेन्ड, सो इट गोज लाइक दिस: द सेफ्टी, ऑनर एंड वेलफेयर ऑफ द कंट्री कम्स फर्स्ट ऑलवेज एंड एवरी टाइम। ट्रू। The safety, comfort and ease of the men you command comes next always and every time. Your own ease, comfort comes last always and every time. Now coming to your points कि parents brave हैं, बिल्कुल I'm sure। आप बहुत मुश्किल होता है एक बच्चे को ट्रेनिंग पे भेजना 16-17 साल की, बट ये थोड़े से अलग थे, इन्हें बताया भी नहीं था कि मैं कारगिल में हूँ। और भाई साहब इनके पेरेंट्स से जब बात होती थी तो ये ऐसे बोलते, नहीं मैं तो बहुत सेफ, कहीं ट्रेनिंग चल रही है मेरी, मैं हूँ नहीं उधर। इनकी माँ ने इनके लिए सॉफ्ट टॉयज, मिठाई, है ना, CD और ये सब भेजी थी। उनको नहीं मालूम था कि ये वहाँ जंग लड़ रहे हैं आपकी और मेरी सुरक्षा के लिए। अब सेम आप इस बुक को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, सेम उसी टाइम ये खुद अपना बैग भर रहे होते हैं एम्यूनिशंस के साथ में। आप सोचिए एक माँ जिसको पता नहीं कि उसका बेटा वहां पर जंग लड़ रहा है, बहुत बुरी हालत में है, और यहाँ दूसरी तरफ बेटा में इतना जोश है कि मैं अपने ज्यादा से ज्यादा एम्यूनिशन भरूं। खाना नहीं लेके गए थे, तो बोले उसका वजन का तो मैं हथियार लेके जाऊंगा, खाना तो मैं आके खाऊंगा। ये इन्हें खुद ने कहा था एक सूबेदार साहब को। कितना हार्ड होता होगा ये समझना, अगर जब आप समझें कि एक माँ अपने बच्चे के लिए सॉफ्ट टॉयज पैक कर रही है, क्योंकि उसको ये एहसास है कि वो कहीं आराम से कहीं और दूसरी जगह पे है, और बेटे का ये है कि मेरे को वहां पर आज इनको खदेड़ के ही आना है वापस से। और अनफॉर्चुनेटली जो माँ ने जो बैग भेजा था वो उनके जब शहीद हो गए तो उसके बाद में पहुंचा था वो। सो आप सोचिए ये इतना आसान नहीं है ये सब चीजें। तो ब्रेवरी इज एब्सोल्युटली अ सेकेंडरी वर्ड, बट यस, एक माँ के लिए जब उनको जब इन्फॉर्म किया गया तो सोचिएगा उनकी सारी कायनात खत्म हो गई होगी उस दिन। इनफैक्ट वो आज भी 5:10 का समय कभी घड़ी में नहीं देखती है। ज़्यादा नहीं करते इसको इमोशनल, बट आप समझिए कितना मुश्किल होती होंगी चीज़ें। क्या है ना कि हम पिक्चर्स देखते हैं, है ना, हम मूवीज़ देखते हैं, उसमें हैपनिंग चीज़ें बताई जाती है जी। बहुत कम केसेस में रॉ रियलिटी दिखाई जाती है। आपको सच में नहीं पता, हमें सच में नहीं पता कि एक फौजी जब फौजी बनता है, जब एक सोल्जर बनता है ना, तो उसके पीछे उसके कितने बलिदान होते हैं। मैंने इसमें बहुत सारे फोटोग्राफ्स ऐसे देखे हैं जहाँ उन्हें कैप्टन बनाया जा रहा है, एंड देन उनको महावीर चक्र से भी सम्मानित किया गया जनरल VP मलिक के द्वारा।
सो नाउ अ डेज क्या है, क्या हैपनिंग है, क्या उनके परिवार में है? इनके सैक्रिफाइस से जस्ट बाद में इनकी शादी भी होने वाली थी। तो इनकी शादी सितंबर में होने वाली थी और मैं कुछ चुनिंदा फॉर्चुनेट लोगों में से हूँ जिनने इनकी शेरवानी जो ड्राई क्लीन करी हुई अभी भी रखी हुई हैं एक संदूक में, वो मैंने खोलने की जिद करी। तो मैंने उनकी शेरवानी जब देखी और बड़ा बोलते ना अंदर तक कुछ एक चीज़ से आ गई है, अंदर पूरे शरीर कांप गया था मेरा सोच के कि उस 23 साल के बच्चे ने कितने ख्वाब संजोए होंगे कि ये मैं ख़त्म करके आता हूँ, इस पीक पे फतेह करके आता हूँ, फिर मैं शादी करूँगा, मैं फिर सेटल होऊंगा, मेरे भी बच्चे होंगे और ऐसे परिवार आगे चलेगा। बट ऐसा कुछ हो नहीं पाया। मैं एक चीज़ और बता दूं कि ये जो किताब है इसका जो भी अमाउंट रिसीव होता है वो आर्मी के वेलफेयर के लिए डोनेट किया जाता है। ये प्रॉफिटेबल किसी भी तरीके से आपके लिए नहीं है। जितना भी पैसा इससे आता है वो पूरा का पूरा आर्मी के वेलफेयर के लिए ही डोनेट किया जाता है। तो ये किताब आप ज़रूर परचेज कर सकते हैं। एक फौजी को ना ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, रास्ते में कभी दिख जाए तो सम्मान से उनसे बात कर लीजिए, उन्हें सैल्यूट कर दीजिए और थैंक यू बोल दीजिए, खुश हो जाएंगे। इतने में बहुत खुश होते हैं और उन्हें अपनी जान से ज़्यादा आपकी जान की परवाह है। इसलिए माइनस टेम्परेचर में, हाईएस्ट टेम्परेचर में, कैसी भी सिचुएशन में वो लगे हैं, खाना खा रहे हैं, नहीं खा रहे हैं। आप और हम तो घर में बैठे, इसी में बैठे मौज कर रहे हैं, हमें नहीं पता कि सिचुएशन क्या है बॉर्डर्स पे। तो ज़रूर उनको ये सम्मान दीजिए और फ़ख्र कीजिए कि हिंदुस्तान की फ़ौज एक ऐसी फ़ौज है, देश के साथ भी दिल से जुड़ी है और हम सभी के साथ। तो इसी बात के साथ मैं अपनी बात भी ख़त्म करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और ये बुक ज़रूर आप पढ़ें, बहुत अमेजिंग सी चीज़ें हैं इस बुक में। थैंक्स अ लॉट एंड लास्टली, जय हिंद, वंदे मातरम।